ब्लॉगर जीतू और ऐप गेमिंग। तो बिल्कुल आप सभी एक बार जुड़ जाइए। और कल जैसे मैंने कहा था कि अपनी कल क्लास थी, लेकिन क्या होगा किसी कारण से ये जो क्लास है वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ और आपको आज का यानी आपका जो पॉलिटिकल का जो एग्ज़ाम है उसको सफल बनाने का आज पूरा प्रयास किया जाएगा। और आपको कुछ भी अगर इस पेपर को जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे संबंधित कुछ भी अगर डाउट है या कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप निसंकोच होकर पूछिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम से पहले ये जो क्लास है वो आपके लिए काफ़ी खास होती है। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी एक बार से अपने सभी जो भी फ्रेंड्स हैं आपके फाइनल ईयर के वगैरह उसको इनवाइट कर दीजिए कि अपनी क्लास शुरू हो रही है। और बात करते हैं कि अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है यानी हमें अगर बेहतर रिजल्ट निकालना है, अब की बार बेहतर रिजल्ट निकालना है तो इसके लिए मेहनत की चाबी को खुद घुमाना होगा। यानी कहते हैं ना, अगर आपको सफल होना है तो इसके लिए मेहनत जरूरी होती है। तो सफलता की जो कुंजी होती है यानी चाबी, सफलता की जो कुंजी होती है चाबी, वो क्या होती है? मेहनत होती है। तो बिल्कुल आपको सफल होना है और सफलता का टेस्ट अगर लेना है तो इसके लिए मेहनत की चाबी को घुमाना पड़ेगा, यानी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आज के समय इस कंपटीशन जमाने में कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, लेकिन पॉसिबल नहीं होगा अगर आप उसके लिए शिद्दत से कार्य नहीं करेंगे। जैसे कि कहा जाता है कि अगर किसी कार्य को मन, लगन और शिद्दत से कर लो या करना चाहो तो पूरी कायनात आपको उस तक पहुंचाने के लिए जद्दोजहद कर लेती है। तो बिल्कुल हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे और सीधा सा हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। और जैसा कि आपको पता होगा अपने पॉलिटिकल का जो पहला पेपर है बीए थर्ड ईयर का, ठीक है, बीए थर्ड ईयर का जो पहला पेपर है उसको हमने शुरू किया था, लेकिन अब आज वापस पुनः शुरू करते हैं। वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है इसके बारे में अपना पूरा पेपर है। तो पहला जो प्रश्न आने की संभावना होती है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्या तात्पर्य है। पहला प्रश्न आ सकता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्या तात्पर्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब होता है कि दो देश और दो या दो से अधिक देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संधि समझौते होते हैं वही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाते हैं। हम सिंपल सी बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है? एक देश को दूसरे देश के साथ विभिन्न तरह के संधि समझौते, युद्ध, रणनीति, विदेश नीति के द्वारा जो भी समझौते होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। यानी देशों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध हैं वही अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाते हैं। जी सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अब जो एग्जाम के लायक है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसका सबसे सेंटर पॉइंट कौन सा होता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाती है या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक प्रमुख कर्ता होता है, तो वो होता है राज्य। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रमुख कर्ता यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रमुख जो कर्ता है वो होता है राज्य। क्या होता है? राज्य। क्योंकि राज्य हैं तभी तो एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य के साथ यहाँ पे राज्य का मतलब एक देश से है कि एक देश के द्वारा दूसरे देश के साथ जो संधि समझौते किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए भारत के द्वारा अमेरिका से, पाकिस्तान से या विभिन्न देशों से जो जिस तरह से संबंध रखे जाते हैं, जो व्यापारिक संबंध होते हैं, आर्थिक संबंध होते हैं, राजनीतिक संबंध होते हैं, तो यही संबंध है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि संबंधों को बनाने के लिए राज्य की जरूरत, एक देश की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? एक देश की जरूरत होती है। अब यहाँ पर मैं और वो बताने वाला हूं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने के लिए राज्य के अलावा कौन से संगठन होते हैं, ये प्रश्न आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के गैर सरकारी संगठन, समझ में आ रहा है? यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अगर मान लीजिए एक राज्य के द्वारा नहीं बनाया जाता, एक राज्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाता है, अगर वह है या नहीं भी है तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कौन मेंटेन करता है? आपको पता है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल कंपनी है, ये जो बड़ी कंपनियां हैं ये बहुदेशीय कंपनियां होती है। क्या कहलाती है? बहुदेशीय। तो ये इनका व्यापार एक से ज्यादा देशों में फैला होता है। तो ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं ये अंडर गवर्नमेंट की कंपनियां नहीं होती है, ये प्राइवेट कंपनियां होती है, लेकिन ये अपने व्यापार के लिए विभिन्न देशों के साथ संधि समझौते रखती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो खुद ब खुद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाती है। जैसे मान लीजिए मेरी की कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए पुष्पा द राज एक ब्रांड कंपनी है। अब उस कंपनी को अगर मैं दूसरे देशों में फैलाना चाहूंगा तो इसका मतलब मैं अपने देश के संबंधों, अपने रणनीति को दूसरे देश के साथ बांट रहा हूं। तो ये कंपनियां भी होती है ना, ये भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाती है। राज्य तो बनाता ही है, लेकिन इसके अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन होता है वो भी बनाते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है?
क्लास कब तक चलेगी? अपनी क्लास है वो 10-15 तक चलेगी, ठीक है ना। इससे ज़्यादा क्लास आज नहीं चलने वाली है, सिर्फ 10-15 यानी 1 घंटा 15 मिनट ही चलेगी, इससे ज़्यादा क्लास नहीं चलने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आपके डाटा या कुछ भी अगर इमरजेंसी कुछ काम है तो बिल्कुल 1 घंटे आप जुड़ जाइए, 1 घंटे में वो चीज़ आप सीख लेंगे जो आपको ज़रूरत है आज की। तो मैंने क्या बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गैर सरकारी संगठन कौन होते हैं? गैर सरकारी संगठन, तो जैसे ये एनजीओ है या जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ये क्या कहलाती है? ये तो वो कंपनियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाती है और काफी तरह से तनाव भी उत्पन्न करती है। तो इससे संबंधित मैं एक प्रश्न और आपको यहाँ पे देना चाहूंगा, उस प्रश्न को आप थोड़ा सा समझिएगा कि जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में यही आ जाए, और यही अगर मैं बताऊँ और यही एग्जाम में आ जाए तो एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो देखिए, नेक्स्ट आपको ऐसे बता दिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से क्या अभिप्राय है, तो वो तो मैंने बता दिया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से अभिप्राय है कि राजनीतिक स्तर पर विभिन्न देशों के द्वारा या उसके गैर सरकारी संगठनों के द्वारा अपने सहयोगात्मक रूप में दूसरे देशों के साथ जो व्यवहार किया जाता है वही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाता है, ठीक है। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने वाले दो कारकों के नाम बताइए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम बताइए। अगर ऐसा पूछा जाए तो आप उन तत्वों को ध्यान देंगे जो है राहुल गोधरा, हेलो वेलकम, बाड़मेर से वेलकम डियर वेलकम। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक। सर पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर कब लाइव होगा? देखिए वो मैं आज करना सोच रहा था, लेकिन कल स्टूडेंट ने कहा था कि सर पहला पेपर करवाइए, तो इसलिए मैं पहला पेपर लेके आ गया। अदरवाइज सेकंड पेपर है वो थोड़ा इजी रहता है और वो आपको जल्दी समझ में भी आता है, क्योंकि ये जो पेपर है वो थोड़ा अप लेवल का है, इसलिए थोड़ा सा इसमें मेहनत भी करनी पड़ती है। लेकिन आपके ही सजेशन से मैंने पहला पेपर शुरू किया है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको सेकंड पेपर भी करवाया जाएगा और बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो 2 कारक अगर मैं आपको बताऊं तो 2 कारक है, वो फटाफट से नोट कर, आप सिर्फ देखना भी नहीं है, आप नोट भी कर लीजिएगा, जो समझा रहा हूं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वही समझा रहा हूं जो एग्जाम के लिए है। आप गोदारा को गोधरा कर देते, इंग्लिश में ये होता है राहुल जी की जो ए होता है वो कहीं पे आ की मात्रा होती है, कहीं पे अ की मात्रा रहती है, बिल्कुल। तो अभी मैं आपको राहुल गोदारा के नाम से ही संबोधित करूंगा, ठीक है ना, बिल्कुल वेलकम डियर। ओके, तो तकनीकी और प्रौद्योगिकी विकास, पहला तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी विकास। बिल्कुल एक देश के अंदर जो टेक्नोलॉजी और जो नवीन प्रयोग और नवीन नवीन तकनीकियां जो आती है, तो ये जो नवीन तकनीकियां हैं वह एक देश के संबंधों को दूसरे देश के साथ प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 50 साल पहले बात करूं तो अमेरिका हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय संबंध इतने बढ़िया नहीं थे, या हम कहें कि बहुत ही ढीले ढाले थे, या ऐसे संबंध मुश्किल हुआ करते थे। लेकिन आज के समय टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी और ये तकनीकी जो बढ़ी है ना, इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय संबंध काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। हाथों हाथ हम यहाँ बैठे अमेरिका की व्यवस्थाओं को देख सकते हैं, अपना पैसा वहां ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को प्रभावित करने वाला पहला कारक क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय संबंध को प्रभावित करने वाला पहला कारक है तकनीकी, टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी। ये 2 ऐसे मतलब ये पहला एक हो गया कि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कौन करता है? तकनीकी और प्रौद्योगिकी प्रभावित करता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है परमाणु शक्ति और शांति के लिए, परमाणु शक्ति एवं शांति। सर दोनों पेपर में से एक में बैक आ जाए तो क्या होगा? तो वापस होगा, दोनों पेपर वापस देने होंगे, बिल्कुल दोनों पेपर वापस देने होंगे, इसलिए आप दोनों के लिए मेहनत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि एक ही मुझे अच्छा लग रहा है पेपर, नहीं, दोनों का मेहनत करना, दोनों के 36 नंबर लाना होगा डियर, ठीक है ना, वरना वापस होगी। परमाणु शक्ति और शांति के लिए बढ़ती हुई चिंता। देखिए दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कौन बनाता है? तो दूसरा क्या है? एक तो परमाणु शक्ति, यानी विश्व स्तर पर परमाणु ताकत को लेकर
परमाणु शक्ति को लेकर जो जो नए प्रयोग, नए तकनीकी, नए परीक्षण किए जा रहे हैं, इस अकॉर्डिंग विश्व के विभिन्न देश इस परमाणु शक्ति के बढ़ते प्रभाव को प्रभावित होते हुए एक देश दूसरे देश से संपर्क करना चाहता है कि भाई उसके परमाणु बम कितने, उसने परमाणु शक्ति का इस्तेमाल किया। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने में कई हद तक परमाणु शक्ति और विश्व स्तर पर शांति के लिए भी प्रयास किया जाता है। यानी अगर हमें तीसरा विश्व युद्ध रोकना है, अगर विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखनी है, तो हमें शांति के प्रयास को बढ़ावा देना होगा। तो विश्व के काफी ऐसे देश हैं जो विभिन्न देशों से इसलिए संबंध बनाए रखते हैं ताकि विश्व में शांति बनी रहे। तो ये आप ध्यान रखिएगा और नोट कर लीजिएगा एग्जाम के अकॉर्डिंग कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, और ये मोस्ट है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास ओनली 1 घंटा 15 मिनट की है, जो पढ़ा रहा हूं बस नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए हम किस किस को पढ़ना होता है, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है इसका मतलब इसको पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु का, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हम समझते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, कौन से आर्टिकल या किस चीज को हम पढ़े या समझे तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना है तो सबसे पहला हमें यह होगा कि हम राज्य और उसकी शक्ति का अध्ययन करें। राज्य एवं शक्ति का अध्ययन, ये पहले ही कह रहा हूं, ये दोनों प्रश्न मोस्ट है और नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन की विषय, यहाँ पे लाइन पूरी कर लेता हूं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए कौन कौन सी विषय वस्तु होती है। तो पहला होता है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अगर समझना है तो हम पहले राज्य को समझते हैं। किसको समझते हैं? राज्य को। इसके अलावा विश्व स्तर पर शक्ति का अध्ययन करते हैं कि शक्ति ही संबंधों को बनाती है, शक्ति एक ऐसा तत्व है जो संबंधों को बनाती है। ब्लॉगर जी तो दोनों एग्जाम वापस देने पड़ेंगे, मतलब दोनों पेपर? हाँ बिल्कुल, आप अगर मान लीजिए कि फाइनल ईयर में और सेकंड ईयर का एक पेपर ड्यू रह जाता है तो दोनों पेपर आपको वापस देने होंगे, यानी दोनों की मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए कि अगर पॉलिटिकल कोई पेपर ड्यू है तो फाइनल की तो मैं आपको यहाँ पे जबरदस्त तैयारी करवाना, और जो बताया वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसका एग्जाम्पल आप फर्स्ट ईयर को मैंने जो लाइव मैराथन पढ़ाई है उसको देख लीजिएगा, समझ जाएंगे। और इसके अलावा आपका जो पॉलिटिकल अगर ड्यू है तो सेकंड ईयर की लाइव मैराथन क्लास में आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, आपके दोनों के दोनों पेपर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, बस आपको उस मेहनत को समझना है, परखना है। और जैसा कि मैंने बताया था कि सफलता के लिए मेहनत जरूरी है और मेहनत करना आपका दायित्व बनता है आज के अंतिम समय में। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु क्या है? राज्य शक्ति का अध्ययन। क्या है? राज्य शक्ति का अध्ययन करना। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मतलब जैसे यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ है कि नहीं है, यूएनओ हुआ, WTO हुआ, या वर्ल्ड बैंक हुआ, अंतर्राष्ट्रीय IMF हुआ, या एमनेस्टी ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है वो हुआ, रेड क्रॉस हुआ। तो ये ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो विभिन्न देशों के लिए काम करते हैं। तो इसका मतलब हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना है, पढ़ना है और अध्ययन करना है। तो इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी अध्ययन करना होगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी अध्ययन करना होगा। पहले कह रहा हूं, वापस कह रहा हूं, अगेन कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि ये जो पढ़ा रहा हूं नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए जरूरी है। नहीं आया तो मुझे वापस कह देना कि सर आपने बताया था, हम आपकी क्लास को पूरी ईमानदारी से देकर नहीं आए, ऐसा संभव ही नहीं है, जो बता दिया आएगा बस। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था, यानी ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अध्ययन करने के लिए कौन कौन सी विशेष सामग्री होती है। तो पहला तो राज्य को समझना होता है, शक्ति का अध्ययन करना होता है क्योंकि शक्ति संबंधों को बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है, ये संस्थाएं भी विश्व स्तर पर काम करती है तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाती है। इसके अलावा हम बात करें विदेश नीति निर्माण, सर लाइव एंड के बाद में भी हम ये वापस देख सकते हैं कि हाँ, आप क्लास मान लीजिए अभी देख लिया, कुछ चीजें अगर आपको समझ नहीं आई या नोट नहीं किया है तो ये क्लास आपको वापस रिकॉर्डेड हो जाएगी, यानी अभी लाइव चल रही है, मैं आपके सामने लाइव हूं, लेकिन ये क्लास वापस रिकॉर्ड हो जाएगी, तो इसको पुनः आप देख सकते हैं और एग्जाम तक इसको बिल्कुल रिवीजन के लिए देखना अति आवश्यक होता है। विदेश नीति का निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन, विदेश
नीति की निर्माण, विदेश नीति का निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन। एक और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको क्लियरिटी नहीं आ रही है तो आप अपनी YouTube में देख रहे तो सेटिंग में जाके क्लियरिटी बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि आज क्लियरिटी से समझौता नहीं होगा और न क्वांटिटी से समझौता होगा। पूरी तरह से वही चीज़ें आपके लिए उपलब्ध होगी जो आपके एग्जाम में आएगी। तो ना आपको कंजूसी करना है और न मेहनत के लिए बिल्कुल कम होना है, पूरी भरपूर मेहनत कीजिए। तो विदेश नीति का निर्माण की प्रक्रिया, यानी एक देश की विदेश नीति जब हम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए भारत की विदेश नीति को जब बनाया जाता है तो भारत क्या देखता है कि भाई हम किस स्तर पर खड़े हैं, विश्व के देश कैसे हैं, उन विश्व के बाकी देशों को देखकर हम अपने स्तर के वातावरण को देखकर फिर अपना विदेशी नीति बनाते हैं, फिर फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। तो इसका मतलब विदेशी संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अध्ययन करने के लिए कौन कौन सी विषय वस्तु होनी जरूरी है, ये वाली। तो ये दो प्रश्न आपके सामने लिखे हैं, बिल्कुल इसको पढ़ लीजिएगा। और आगे हम बढ़ते हैं, जो आपके एग्जाम में छप गया है वो बताने वाला हूं मैं। सर कल तो फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर है, इसलिए आज पेपर जल्दी करा ताकि, हाँ बिल्कुल, आपका टाइमिंग मैंने 6 बजे रखा है, आपका टाइमिंग 6 बजे रखा है ताकि आप 8-9 बजे तक पढ़ लें और इसके बाद रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने बिल्कुल इसको रखा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और पहले क्या देखो, मोस्ट और मोस्ट, बिल्कुल अगर मोस्ट है इसका मतलब एग्जाम में आने की संभावना है। तो आगे जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो समझ लीजिए, और फटाफट पॉइंट लिखने में टाइम लग रहा है तो स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के उपागम, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के उपागम। देखिए उपागम ये आपको कंफ्यूज करेगा। अच्छा सेकंड, 2 बजे एक्चुअल में ऐसा है कि मैं थोड़ा किसी काम में बिजी रहता हूं तो इसलिए नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने आपको जो कल टिप्स बताई है कि आप जो नहीं पढ़ा है वो एक बार तो पढ़ लीजिए, और इसके बाद जब मैं आपको पढ़ाने आऊँ तो वो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ताकि आज बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है कि हम उस समय के ऊपर नहीं आ सकते। प्लीज़ इस बात को आप एक बार समझें। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के उपागम, तो पहला प्रश्न अपने थर्ड ईयर वालों के लिए, जो यहाँ पे जो थर्ड ईयर के शेर यहाँ पे दहाड़ने वाले हैं, पेपर को फोड़ने वाले हैं, उनके सामने पहला ही प्रश्न आ गया तो शेर चुप नहीं होना है, ये शेर दहाड़ेंगे क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूँ। और जब मैं आपके सामने हूँ तो आपको एक एक चीज़ यहाँ पे समझ के जाना है कि उपागम क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के उपागम, तो उपागम का मतलब होता है तरीका। उपागम का मतलब होता है तरीका। तरीके को हम और दूसरा वर्ड दें, नजरिया। क्या कहेंगे? नजरिया। नजरिया भी समझ नहीं आ रहा है तो हम बताते हैं दृष्टिकोण। क्या बताते हैं? दृष्टिकोण। तो अब तो समझ में आ गया, उपागम का मतलब होता है एक तरीका, और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अध्ययन करने के विभिन्न तरीकों को देखने वाले हैं। तो अब आपको समझ में आ गया, उपागम का मतलब होता है तरीका या नजरिया, या हम कहें दृष्टिकोण। अलग अलग दृष्टिकोण राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अगर हम पढ़ रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जानने के लिए हमें नजरिए की जरूरत होती है। तो मैं आपको सामने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ने के लिए 2 नजरिए आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा, ठीक है। ये 2 नजरिए आप समझ लीजिएगा, और एग्जाम के लिए 2 नजरिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो आपके सामने है वो मैं बता रहा हूं, आदर्शवादी। आदर्शवादी उपागम, आदर्शवादी उपागम। और दूसरा जो है, ठीक है ना, यथार्थवादी। पॉलिटिकल में अच्छे नंबर लाना है तो डियर ध्यान रखिएगा, जो आपको आज बताया जा रहा है वो समझना है, और बड़े प्रश्न जैसे आ रहे हैं तो अंडरलाइन करके लिखना है। क्या लिखना है? अंडरलाइन करके लिखेंगे, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अध्ययन करने के 2 उपागम हैं, और इन 2 उपागमों को हमें समझना है। और इससे जुड़ा यहाँ पर भी मैं आपके सामने मोस्ट कर लेता हूँ कि ये जो अभी 2 उपागम पढ़ा रहा हूँ, इससे संबंधित प्रश्न छोटा बड़ा डेफिनेटली आएगा, श्योरिटी के साथ आएगा। और आप पहला पेपर जब देख के आएंगे ना, तब आपको ये बिलीव भी हो जाएगा कि जो सर ने बताया वो बिल्कुल डेफिनेटली आने वाला, ठीक है।
तो बात करते हैं उपागम के बारे में। मैंने आपको बताया कि उपागम होता क्या है। उपागम एक नजरिया होता है जिसके द्वारा हम विभिन्न तरह के दृष्टिकोण, विभिन्न तरह के नजरियों को देख रहे हैं। तो राजनीतिक अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देश अलग अलग संबंध बनाते हैं, तो इन संबंधों को जानने के लिए हमें इनका नजरिया समझना होगा। क्या समझना होगा? नजरिया समझना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये अपना आदर्शवादी उपागम। तो इसकी शुरुआत 18वीं सदी से होती है। कब से होती है? 18वीं सदी से, ठीक है ना। जो जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ साथ साथ में नोट करते जाइएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण, अति इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए बिल्कुल भी इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहा जाता है कि आदर्शवादी जो उपागम है वह 18वीं सदी के आसपास विकसित होता है। और इसके अंतर्गत मैं अगर कुछ चीजें बताऊं तो आदर्शवादी जो है वह आदर्श दृष्टिकोण रखते। कैसा दृष्टिकोण रखते? आदर्श। आदर्श दृष्टिकोण रखते। अब आदर्श दृष्टिकोण का मतलब यहाँ पे बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और उनमें किस चीजों को बदलाव होना चाहिए। इस तरह के कहते हैं ऑप्टिमेसिव होगा, एक आदर्शवादी होके हम सोचते हैं। क्या सोचते हैं? आदर्शवादी होके। तो इसका मतलब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आदर्शवादी दृष्टिकोण का संबंध होता है कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है ना। ये सोचा जाता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या होना चाहिए। एक आदर्श, एक आइडल अप्रोच होता है, एक आइडल अप्रोच। अप्रोच का मतलब नजरिया, तरीका। एक आइडल यानी आदर्शवादी। आदर्शवादी का मतलब होता है कि कुछ चीजें ऐसी भी आती है जो हकीकत में तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी लोग उसको मानते हैं। तो ऐसे विचार जो शायद हकीकत में पॉसिबल नहीं हो, लेकिन फिर भी हम इसको मानते हैं क्योंकि हमारे वो आदर्श हैं। तो इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने का वो तरीका जो काफी आदर्श टाइप का होता है, आइडल होता है, तो आदर्शवादी तरीका हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर समझिए कि आदर्शवादी चिंतक इन प्रश्नों को विचार करते हैं और न्याय और शांति कैसे स्थापित हो ये सोच के करते हैं। तो आपको बता दिया जाए तो आदर्शवादी जो उपागम है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वयं को साध्य न मानकर साधन मानता है। आदर्शवादी दृष्टिकोण है वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वयं को साध्य नहीं मानता है, साध्य न मानकर साधन मानता है। क्या मानता है? साधन मानता है। तो इसका बहुत बड़ा महत्व होता है कि अंतर्राष्ट्रीय उपागम कहता है कि मैं एक उद्देश्य नहीं हूं, मैं तो एक साधन हूं। मैं एक साधन हूं जिसके जरिए विश्व के विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझते हैं। तो मैं एज ए उद्देश्य साध्य नहीं होकर मैं साधन हूं, क्योंकि मेरा ये जो दृष्टिकोण, मेरा ये तरीका, या मैं एक खुद साधन हूं ताकि लोग मेरे इस तरीके को समझें और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझें। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए आदर्शवादी उपागम है वह खुद को क्या मानता है? साधन मानता है। क्या मानता है? साधन मानता है। ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का दृष्टिकोण जो है वो ज्यादा आइडल हो जाता है। आइडल का मतलब होता है कि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये किन पर टिका होता है? नैतिकता। किन पर टिका होता है? यह राजनीतिक दृष्टिकोण, नैतिकता। देखो आदर्शवादी होता है ना कि बड़े अच्छे से काम करना, एक आदर्श छवि के रूप में प्रस्तुत होना, आदर्शता का लोगों के सामने एक प्रेरणा होकर प्रस्तुत करना। तो आदर्श का मतलब होता है उसमें नैतिकता बड़ी है। व्यवहारिक में मान लीजिए अगर कुछ है कि नहीं, लेकिन आदर्श ज्यादा होता है। कोई होता है ना कि घर पे तो मान लीजिए तेल भी नहीं है और बड़े आदर्शवादी बातें करते हैं, तो वो नजरिया यहाँ पर है। और यथार्थवादी है कि भाई हकीकत में हमारे पास जैसा संसाधन, जैसा देश है उसी अकॉर्डिंग अपने संबंधों को बनाना है। लेकिन ये वाला तरीका कहता है कि नहीं, देश में भले ही कम चीजें हो लेकिन हमें दूसरों के सामने एक आइडल होके अपने संबंधों को बनाना है। तो ये एक फर्क होता है। इसको आप चाहिए सर क्या आप भी सब्जेक्ट की क्लास करवाओगे? हाँ, ये अपने सब्जेक्ट की ही क्लास चल रही है, बिल्कुल ये अपने सब्जेक्ट की ही क्लास है, ठीक है। और वैसे अगर आप देखा जाए तो अगर आपको बीए थर्ड ईयर के मान लीजिए कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो पहले से अपने वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है वो देख सकते हैं। ये मैराथन है जिसमें फटाफट और एग्जाम में आने वाले झटाझट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण है यह राजनीतिक दृष्टिकोण में किन तत्वों को ध्यान में रखकर अध्ययन करता है, किन तत्वों को रखता है? तो नैतिकता हुआ, अंतर्राष्ट्रीय लोकमत, अंतर्राष्ट्रीय लोकमत यानी अंतर्राष्ट्रीय जनमत, अंतर्राष्ट्रीय लोगों की सहयोग, और कहते हैं ना एक सभी लोगों के होने से एक संबंध अच्छा बनता है। तो यही कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोगों की सहमति, यानी अंतर्राष्ट्रीय लोकमत हो गया। इसके अलावा हो गया विश्व संघवाद,
तो ये जो मैंने आपको समझाया, ये है अंतरराष्ट्रीय संबंधों को जानने का आदर्शवादी उपागम। ठीक है ना, आदर्शवादी मतलब आइडल। ये दृष्टिकोण कहता है कि एक देश को बहुत अच्छे आदर्श रूप में अपने कार्यों को करना है और दूसरे देशों के साथ आदर्श सभी के रूप में प्रस्तुत होना है। भले ही घर पे यानी देश में तेल ना हो, लेकिन हमें पूरी मूंछ पे ताव देके कहना है कि हमारा देश बढ़िया है और हम एक व्यवस्थित आधुनिक आदर्श संबंधों को बना रहे हैं। लेकिन आदर्शवादी उपागम कहता है नहीं, अगर देश के पास इतना पावर नहीं है तो हमें कोरा दिखावा नहीं करना है। तो आदर्शवादी उपागम है वो कभी कभार दिखावा भी करता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अच्छा बनाने का, लेकिन यथार्थवादी है दृष्टिकोण वह रियलिस्टिक होता है, वह एक्चुअल पे डिपेंड होता है। वह कहता है एक देश के पास जितना संसाधन है उसी आधार पर संबंध बनाए जा सकते। सर क्या आप सभी सब्जेक्ट की क्लास करवाओगे? नहीं डियर, सभी सब्जेक्ट की तो नहीं होगी, पॉलिटिकल की और हिस्ट्री की होगी अपने दो, पॉलिटिकल और हिस्ट्री। और पॉलिटिकल की तो क्लास आपको पता ही चल रही है, लग रही है, लेकिन हिस्ट्री की क्लास है वो 9 तारीख से शुरू होगी। ठीक है, तो आपको ये वाला तरीका समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला तरीका समझ में आ गया, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े एक विद्वान का नाम आपको याद रखना है तो मॉर्गेनथाउ। ठीक है ना, मॉर्गेनथाउ जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब मैंने ये वाला तरीका आपको समझा दिया, अब यथार्थवादी तरीकों को जान लीजिए, क्योंकि यथार्थवादी तरीका है वो पढ़ने के बाद आपको ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यथार्थवादी उपागम है यानी रियलिस्टिक। वो कहता है कि भाई एक देश के पास जैसी संपदा जैसी व्यवस्था है उसी अकॉर्डिंग उसे व्यवहार करना चाहिए। ज़्यादा आइडल या बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है, क्योंकि देश के पास जैसा संसाधन है वैसा ही तो देश काम करेगा। तो एक देश को अपने स्तर, अपनी व्यवस्था और अपने धरातल को देखते हुए दूसरे देशों से संबंध बनाना चाहिए। तो ये कहता है कि हमें अपने संबंधों को बनाने के लिए हमें जो ज़रूरत है उसको प्रायोरिटी दे। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सिर्फ काल्पनिक या मोटी मोटी बातों पे न समझाकर रियल में वो क्या चाहता है वो चीज़ों के ऊपर संबंध बनाता है। तो ये संबंध, ये अध्ययन जो है वह यथार्थवादी उपागम कहलाता है। क्या कहलाता है? यथार्थवादी उपागम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जब मोस्ट का, इसका मतलब ये एग्जाम में आने लायक होता है। जब ये एग्जाम में आने लायक है तो इसका मतलब इसको समझना होगा, और समझ गए तो इसका मतलब आपके एग्जाम में श्योरिटी हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला तो बात करते हैं आदर्शवादी जो उपागम है वह क्यों आया। क्योंकि यथार्थवादी उपागम तो था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का तरीका यथार्थवादी आदर्शवादी था, लेकिन फिर भी ये यथार्थवादी उपागम है उसकी कहाँ जरूरत पड़ी। यथार्थवादी जो उपागम है इसकी क्यों जरूरत पड़ी ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन का जो नजरिया था आदर्शवादी उपागम वो ज़्यादा आइडल था, और उस नजरिए से एक देश अपने उचित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा था। एक देश ज़्यादा आदर्श होने के चक्कर में अपने देश की मूलभूत जरूरतों को भूल गया था। तो इसलिए यहाँ पर यथार्थवादी तरीका अपनाया गया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यथार्थवादी कहता है कि हमें ज़्यादा बड़े ऊंचे आदर्श न रखकर हमें अपने देश के लिए क्या चाहिए उसी को ध्यान में रखकर दूसरे देशों से संबंध बनाना चाहिए। तो यथार्थवादी, ठीक है ना। और इस तरह से अगर बताएं तो यथार्थवादी उपागम क्यों आया, यथार्थवादी उपागम क्यों राजनीति के अंदर ट्रेंड में रहा, तो इसका रीजन था आदर्शवादी उपागम की प्रतिक्रिया के स्वरूप। देखिए यहां पर ऐसा है कि हम कहते हैं ना कि पुराना फोन था तो नया फोन क्यों लिया, तो पुराना फोन में कुछ कमियां थी या कुछ ऐसी चीजें थी तो हमारे लिए उस समय कुछ ज्यादा डिमांड थी। हम ऐसा नहीं कि हम एक आदर्शवादी बने कि नहीं हम एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पैदा ना करें इसलिए हम नई मोबाइल नहीं लेंगे, लेकिन हम जरूर देखें, अगर समय की जरूरत को देखें तो हमें अपने आप में बदलाव करना होगा, हमें नई चीजों को अपनाना होगा और हमें दूसरों को ऐसे सिर्फ दिखाना नहीं है, हमारे लिए क्या जरूरी है वो चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। तो इसीलिए आदर्शवादी उपागम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए काफ़ी नहीं था, तो फिर यथार्थवादी उपागम को अपनाया गया। किसको अपनाया गया? यथार्थवादी उपागम को अपनाया गया, ये ध्यान रखिएगा। तो आदर्शवादी उपागम की प्रतिक्रिया के स्वरूप ही यथार्थवादी उपागम आया था। ठीक है,
और अगर बात की जाए तो आदर्शवादी जो उपागम था वो 18वीं सदी की शुरुआत से था, 18वीं सदी की शुरुआत से था। लेकिन बात करें यथार्थवादी उपागम तो 18वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं सदी में ये जो आदर्शवादी उपागम है वो काफी पॉपुलर हुआ, काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ और लोग अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए इस नजरिए को, इस उपागम को अपनाने लगे। तो ये उपागम काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि मैकियावेली ने भी जो अपना दर्शन प्रस्तुत किया है, यानी मैकियावेली का जो दर्शन है, मैकियावेली का जो दर्शन है वह दर्शन भी किस पर आधारित है? यथार्थवादी पर। किस पर आधारित है? यथार्थवादी पर। यानी मैकियावेली ने क्या कहा था, अगर आपको पता हो, आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा हो तो, कि एक व्यक्ति आपका तभी तक आपका रहेगा जब आपको उससे गरज हो, आपको उसकी जरूरत हो। यानी कहते हैं ना कि एक व्यक्ति किसी से कहता है कि मैं तेरे लिए सांड तारे तोड़ ले आऊं, तू कह तो सही मैं तेरे लिए जान हाजिर कर दूं। तो एक व्यक्ति ऐसा तभी कहता है जब उस व्यक्ति को पता है कि सामने वाले को मेरी अभी इतनी जरूरत नहीं है, मैं बड़ी बड़ी डींगे हाँक लूं। लेकिन वास्तव में जब सामने वाले आदमी को आपकी या किसी उस व्यक्ति की जरूरत होती है तब वह व्यक्ति नजर नहीं आता है। तो यहाँ पर एक रियल में बात कही है। और ये भी मैकियावेली ने तो यहाँ तक कहा था कि एक व्यक्ति अपने किसी रिलेटिव को, मान लीजिए अपना कोई सहयोगी है, उसको किसी तीसरे व्यक्ति ने मारा है, तो हम कुछ समय बाद भूल जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं भूलेंगे कि तीसरे व्यक्ति ने, जिसने हमारा पैसा चुराया, तो हम मरते दम तक नहीं भूलते। तो ऐसी बातें रियलिटिक बातें होती और ये वास्तविक बातें, लोग अपने पैसे चुराए हुए को, आदमी को जीवन भर नहीं भूलते हैं। तो ये नजरिया वास्तविक हो गया। तो ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन को समझने के लिए मैकियावेली ने भी ये यथार्थवादी उपागम अपनाया था। ये कहता है एक देश को अपने वास्तविक उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही विदेश नीति का निर्माण करना चाहिए। और इसको हम आगे यहाँ पे आपके सामने एकदम क्लियर होकर रखते हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाए। तो मैं कुछ चीजें यहाँ पे बता रहा हूं, उसको समझिए। यथार्थवादी उपागम किस पर बल देता है? ये बात, यथार्थवादी उपागम बल देता है, यानी यथार्थवादी उपागम किन पर बल देता है या किन चीजों को अध्ययन करता है? तो सबसे पहले अगर मैं हूं, तो अगर मैं एक देश का एक प्रमुख व्यक्ति हूं, तो अगर मैं दूसरे देशों से संबंध बनाऊंगा, संधि करूंगा, तो मैं क्या इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखूंगा? मैं जब भी दूसरे देशों से संबंध बनाऊंगा तो पहली चीज, मैं अपने खुद के देश के कल्याण के लिए, मान लीजिए मुझे अमेरिका से संधि समझौता करना है या ब्रिटेन से करना है या और किसी देश से समझौता करना है, मतलब व्यापारिक समझौता, तो मैं व्यापारिक समझौता तभी करूंगा जब मुझे फायदा होगा। एक देश को फायदा होता है तभी वह देश काम करता है। आज के समय कोई भी व्यक्ति एक कदम भी अगर आगे चला रहा है तो वह किसी न किसी फायदे के लिए कर रहा है, यानी आज के समय व्यक्ति अपने फायदे को महत्व देते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न घटनाओं को अगर देखें तो विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनको जरूरत है। हम दूसरे देशों से इसलिए संबंध बनाते हैं क्योंकि हमें जरूरत है। तो यही नजरिया कहलाता है यथार्थवादी। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने वाले देश अपने हितों को महत्व देते हैं। अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं। क्या करते हैं? अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं। मान लीजिए अगर मैं अमेरिका से भी संधि कर रहा हूं, एक किसी भी तरह की संधि, तो मैं जब अमेरिका के साथ अपना संबंध बना रहा हूं तो उसमें मैं सोचूंगा कि क्या मुझे उसके साथ फायदा है तो मैं उससे संबंध बनाऊं। वरना अगर आतंकवादी देशों से संबंध बनाएंगे तो क्या आपको फायदा होगा? नहीं। मतलब एक देश को फायदा नहीं हो रहा तो वो संबंध क्यों बनाए? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसलिए बनते हैं क्योंकि एक देश अपने हित, अपने फायदों को बढ़ाना चाहता है, फायदों या हितों की पूर्ति करना चाहता है, इसलिए वो संबंधों को बनाता है। तो क्या ये चीजें आपके समझ में आ रही है? डियर, ये चीजें अगर आपके समझ में आ रही है तो ये क्लास बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक मॉर्गनथाउन एक जो बात कही थी, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे मोस्ट कर रहा हूँ कि ये तो मोस्ट है ही, लेकिन ये लाइन भी अलग से बहुत मोस्ट हो जाती है। इस लाइन में कहा है मॉर्गनथाउन ने कहा है, वो आपको समझना है। जो मॉर्गनथाउन ने कहा है वो रियलिटिक बात है और ये एग्जाम में आने लायक है, इसलिए आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रत्येक संबंध की भांति, नोट कर लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रत्येक
संबंध की बाती, यानी एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाता है। और यहां पर यही कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रत्येक संबंध की बाती शक्ति संघर्ष है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक रियल वाली बात समझिए कि विभिन्न बहुत सारे देश हैं, वो आज के समय दूसरे देशों से क्यों संबंध बना रहे हैं? आप बताइए, कमेंट में करके बताइए कि मान लीजिए अमेरिका है, चीन है, भारत है, ब्राजील है, ब्रिटेन है, जो भी जितने भी देश हैं वो दूसरे देशों से संबंध क्यों बनाते हैं? दूसरे देशों से संधि समझौते क्यों करें? आप बताइए, आप ये चीज मुझे बताइए, इस आपका आंसर खुद आपके ही जबान से ये आंसर आएगा, मुझे बताइए। और मॉर्गनथाउ ने तो रियलिटी की बात कही है, तो यथार्थवादी उपागम को हम समझ रहे, इसीलिए तो हम समझ रहे, इसलिए तो हम आपको ये समझा रहे हैं कि खुद मॉर्गनथाउ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रत्येक संबंध की भांति शक्ति संघर्ष होता है अपनी सर्वोच्चता दिखाने के। एफ गेमिंग ने बिल्कुल अपनी सर्वोच्चता, यानी सर्वोच्चता का मतलब शक्ति बढ़ाना है। एक देश हमेशा यही चाहता है कि मैं दूसरे देश से आगे जाऊं, सर्वोच्च हूं, तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। एक देश हमेशा दूसरे देश से शक्तिशाली और सर्वोच्च होने के लिए संबंध बनाता है, तो ये रियलिटी बात है। तो हर देश ऐसा चाहता है, हर देश ऐसा चाहता है कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं दूसरे देशों से शक्ति संपन्न हूं और मैं इस विश्व राजनीति में एक शक्तिशाली देश के रूप में काम करूं। तो इस तरह से हर देश अगर यही सोचता है तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में थोड़ा थोड़ा संघर्ष भी देखा जाएगा। तो मॉर्गनथाउ ने क्या कहा है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रत्येक संबंध की भांति ही है, लेकिन शक्ति के लिए संघर्ष है। विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उन्हें शक्ति की जरूरत है। वो चाहते हैं कि मैं शक्तिशाली हूं, वो देश कहता है मैं शक्तिशाली हूं। इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है? शक्ति संबंध, शक्ति संघर्ष का ही संबंध है। हर देश है वो संघर्ष कर रहा है शक्ति के लिए। तो ये चीज समझ में आ गई। एफ गेमिंग ने बिल्कुल यहाँ पे आंसर दिया है और टू द पॉइंट यहाँ पे आंसर है कि हर देश अपनी सर्वोच्चता प्राप्त करना चाहता है, हर देश अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है। तो इसका मतलब शक्ति संघर्ष है। क्या है? शक्ति संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अंतिम लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, शक्ति सदैव तत्कालिक उद्देश्य है। तो यहां पर यह कहा गया है कि अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बना रहे, तो हमारा मान लीजिए और कोई दूसरा उद्देश्य भले हो, लेकिन हम दूसरे देशों से तभी संधि समझौते करते हैं जब हमें कुछ ज्यादा चाहिए होता है। तो यहां पर यही कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम विभिन्न संबंधों को बनाते हैं, लेकिन हमारा एक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत होता है शक्ति। हर देश अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है, शक्ति के ऊपर फोकस करना चाहता है। तो अब यहाँ पे आप मुझे बताइए, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के दो दृष्टिकोण होता है। एक तो होता है आइडल, जो बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन एक होता है यथार्थवादी, जो सीधा टू द पॉइंट कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसलिए होते हैं क्योंकि हर देश अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है, हर देश है अपनी जरूरतों को बढ़ाना चाहता है और शक्ति प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो दूसरे देशों से संबंध बनाना चाहता है। तो एक रियलिटिक तरीका है, ये रिलेटिव नजरिया है, और ये रिलेटिव नजरिया है, एक्चुअल नजरिया है, इसे यथार्थवादी उपागम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यथार्थवादी उपागम कहा जाता है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति और सत्ता को निर्णायक तत्व मानता है। यहां पर मैं नोट कर लेता हूं कि ये जो है शक्ति एवं सत्ता को निर्णायक तत्व मानता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा कि यथार्थवादी उपागम है वो कहता है कि निर्णायक तत्व कौन सा है? यथार्थवादी उपागम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तत्व क्या होता है? शक्ति और सत्ता। हर देश अपनी शक्ति सत्ता के लिए जद्दोजहद और कोशिश करता है। तो यथार्थवादी जो उपागम है उसका निर्णायक तत्व होता है शक्ति और सत्ता, शक्ति और सत्ता। क्योंकि आपको पता होगा कि सच्चाई यही है कि शक्ति और सत्ता महत्वपूर्ण तत्व हैं, लेकिन संपूर्ण तो नहीं कह सकते, संपूर्ण नहीं है, लेकिन शक्ति और सत्ता के लिए ही विभिन्न देश आपस में संबंध बनाते हैं, ये आप समझ लीजिएगा। ठीक है ना? कविराज हेलो, वेलकम डियर, नमस्ते नमस्ते डियर। तो ये चीज मेरी जो बताई गई चीज आपको समझ में आ रही है ना? फिर यहाँ पर यही कहा गया है कि यथार्थवादी विचारधारा में भले ही काफी कुछ चीजें ज्यादा हो, लेकिन यथार्थवादी उपागम है वह शक्ति संघर्ष को स्वीकार करता है, और इसलिए वह कहता है कि विश्व स्तर पर विभिन्न देश है वह शक्ति के लिए संघर्ष करते हैं।
और बस आते हैं कि एक देश कहता है कि मेरी जरूरत है, मेरा हित पूरा हो, तो यहाँ पर अपना हित पूरा हो गया, अपना फायदा। आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? पढ़ने के लिए। तो इस दौरान आपका इस चैनल से कौन सा उद्देश्य? यथार्थवादी उद्देश्य, एक्चुअल। यहाँ पर टाइम पास बिल्कुल नहीं। अगर टाइम पास होगा तो एक मिनट भी नहीं ठहरेंगे। तो इसका मतलब आप किस नजरिए को यहाँ पे अपना रहे? यथार्थवादी नजरिया, कि मुझे जो चाहिए वो मिल रहा है तो इस चैनल पर टिका रहूंगा, वरना क्वाइट कर लूंगा। तो यहां पर आपका नजरिया भी क्या कहता है? यथार्थवादी नजरिया कहता है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और ये एग्जाम के लिए मोस्ट है, मैंने पहले ही कहा है ये एग्जाम के लिए मोस्ट है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आपको बता रहा हूं, जो समझ लीजिएगा। तो यहां से मुझे बताइए, अभी अपने साथ जो जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, आज की क्लास क्या आपको समझ में आ रही है? जो पढ़ा रहा हूँ आपके पॉइंट दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? क्योंकि अगर आप एंड द टाइम सिर्फ 1 वीक सीरीज से पढ़ेंगे तो पास शायद होने जितने ही नंबर आएंगे, लेकिन इस क्लास को अगर आपने समझा है तो आप उस चीज़ को पूरा एज ए पॉइंट, एज ए थ्योरी के रूप में समझ रहे हैं, तो शायद आपके काम आ सकती है। तो वास्तव में क्या ये क्लास आपके काम आ रही है? मुझे बताइए। बिल्कुल। ऐप गेमिंग एक बार अपना नाम बता दीजिए, ताकि आपको आपके नाम से ही मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूँ, ताकि आपके काम आए। तो इसका मतलब आपकी क्लास काम की है, और बिल्कुल काम की होगी, क्योंकि जिस तरह से मैंने फर्स्ट ईयर को पढ़ाया था तो उसकी 100% वो काम आई ये चीज़। तो इसका मतलब मैं आपके लिए भी उतनी ही मेहनत करूंगा कि आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ वो पूरा आपके लिए, 1% भी मेहनत आपकी फालतू न जाए, बस मेरा यही उद्देश्य है। BK कुमावत, यस ओके, BK कुमावत। तो इसका मतलब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता। ध्यान रखिएगा, हर जो भी पढ़ा रहा हूं हर एक इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता कौन है? कौन कौन है, या मतलब कौन से वे फैक्टर है जो अंतर्राष्ट्रीय फॉरेन रिलेशनशिप को बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने वाले कर्ता। समझ में आ गया? तो ये इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, अभी बता रहा हूं, वो समझ जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के 2 नजरिए बताए, यथार्थवादी नजरिया और आदर्शवादी नजरिया। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने वाले, बुनने वाले, बिगाड़ने वाले कर्ता कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने वाले या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता। अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। सबसे पहले होते हैं राज्यकर्ता। सबसे पहले क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कौन बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों है या अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो किन आधार पर बनते हैं, ठीक है ना। सर मेरी हिस्ट्री में ड्यू पेपर थे, उनकी भी क्लास करवा दीजिए। हाँ डियर, आपके 3rd ईयर की जो हिस्ट्री की क्लास है वो 9 तारीख से है, ठीक है। और बिल्कुल वो कमिटमेंट किया हुआ आपसे, तो आप बिल्कुल मतलब निडर होके आप अपना रिवीजन भी करते जाइएगा और इस 9 तारीख को आप बिल्कुल प्रेजेंट रहिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने वाले या अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसके जरिए बनते हैं? तो पहला है राज्यकर्ता। राज्य के अंतर्गत वे कर्ता मौजूद है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाते हैं, ठीक है ना। 2nd ईयर का है सर, हाँ तो 2nd ईयर की भी होगी ना। हिस्ट्री की 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर तीनों क्लास होगी, लेकिन फाइनल ईयर की 9 तारीख से है। बाकी की वो जब एग्जाम आएगा उसके पहले पहले आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो वो तो मैंने आपको कहा ना कि जब जब आपका एग्जाम है उससे पहले पहले ही आपको क्लास मिलेगी, ताकि वो क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता कौन है? एक तो है राज्यकर्ता। कौन है? राज्यकर्ता, ठीक है ना। इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध तभी बनते हैं जब राज्य होता है। राज्य एक प्रधान करता है, ठीक है। प्रधान कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कब बनते हैं? जब 2 देश आपस में एक दूसरे के मध्य अपने हितों को साझा करते हैं। एक देश अपने हितों के लिए दूसरे देश से जुड़ता है, दूसरा देश उनसे जुड़ता है। तो इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनने का सबसे पहला प्रधान तत्वकर्ता जो है वो राज्य होता है। राज्य मतलब देश। अगर एक देश है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश मौजूद है, तभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध बन रहे हैं।
सौरभ प्रजापति, हेलो वेलकम डियर, हेलो 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 वेलकम। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने वाला पहला करता है राज्य। इसके अलावा दूसरे वे फैक्टर भी होते हैं जो राज्य से राज्य के अंतर्गत, यानी राज्य नहीं है उसके अलावा भी है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे राज्येतर, क्या कहेंगे हम उनको, राज्येतर कर्ता। क्या कहेंगे, राज्येतर कर्ता। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत राज्य के अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर, ऐसे कर्ता हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाते हैं या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ताना बाना बुनते हैं। ठीक है, और एग्जाम में ये आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता कौन होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता को आप समझाइए। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रधान तत्व तो है राज्य और गौण तत्व है राज्येतर कर्ता। गौण तत्व यानी सबसे ज्यादा हाईलाइट जो होता है वो अपना कौन होता है, राज्येतर होता है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बताऊं तो राज्यकर्ता के साथ राज्येतर जो कर्ता होते हैं, जैसे राज्येतर कर्ता कौन हो गया, जैसे हो गए गैर सरकारी संगठन, बड़ी बड़ी कंपनियां यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये कंपनियां अपने व्यापार के जरिए विभिन्न देशों के साथ डील करती है। तो विभिन्न देशों के साथ डील करती है का इसका मतलब है कि इन कंपनियों के जरिए विभिन्न देश आपस में एक दूसरे से अपने साझा करते हैं, एक देश का एक दूसरे देश से पूरा होता है। यानी ये बाकी ऐसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां, संगठन है जो राज्य से भी ज्यादा कार्य करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाते। सेकेंड पेपर कब शुरू करोगे, फर्स्ट होने के बाद आपका सेकंड पेपर भी शुरू हो जाएगा। ये फर्स्ट पेपर भी इसलिए शुरू किया कि आपकी डिमांड थी, अन्यथा मैं तो सेकंड पेपर शुरू कर देता, लेकिन फर्स्ट पेपर शुरू पूरा होता ही आपका सेकंड पेपर भी हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है दोनों पेपर पास होने के लिए जरूरी है। तो आपका इस थर्ड ईयर का जो पहला पेपर है वो थोड़ा टफ पड़ता है, इसलिए आपको ये थोड़ा ध्यान देना। सर बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर क्लास कब होगी, 6 बजे है। 6 बजे वो 6 के आपने 7 बजे मैंने आपको टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने आपको जो चीजें बताई है वो ध्यान दीजिएगा कि राज्येतर कर्ता का मतलब होता है कि राज्य के अलावा वे ऐसे कर्ता जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाते हैं। तो एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने पहले ही समझा दिया कि राज्यकर्ता यानी खुद एक राज्य ही है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाता है, एक देश दूसरे देश से संबंध करता है। तो ये यहाँ पे होता है। इसके अलावा राज्येतर कर्ता है कि राज्य के अलावा ऐसे कौन कौन से फैक्टर या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाते हैं। तो वो हो गया राज्येतर कर्ता, यानी राज्य के उत्तर या राज्य के अलावा। तो वो मैंने आपको लिखे गौण तत्व, जैसे गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन हो गया, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो गई। ठीक है, ये वो है जो हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत बात करते हैं। तो अंतर सरकारी कर्ता भी कह सकते हैं इनको। अंतर सरकारी संगठन भी इनको कह सकते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखें। जैसे हमारे भारत की टाटा कंपनी, सही बात है, भारत की टाटा है, जियो कंपनी है, या और टाटा तो बिल्कुल, टाटा एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इसका काम कारोबार विभिन्न देशों में चल रहा है। तो इसका मतलब ये कंपनी विदेशी संबंधों को बनाने में अपना काफी हद तक सहयोग देती है। एप्पल की कंपनी हो गई, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी हो गई, या कोलगेट की हो गई, या ये जो बाहरी कंपनियां ये यहाँ पर व्यापार करती है। तो इसका मतलब इन बाहरी कंपनियों से भी दो देश आपस में अपने संबंधों को बनाते हैं। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया आप समझ रहे हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको ये चीज़ें मेरे द्वारा जो बताई जा रही है वो समझ में आ रही है। ठीक है, तो राज्येतर कर्ता में मैं आपको कैटेगरी में यहाँ पे बताया, लेकिन एकदम पूरे डिटेल से बताऊं तो कौन कौन से होता है। ठीक है, तो पहले तो होती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जितनी बहुराष्ट्रीय का मतलब बहुत से देशों में, अलग अलग देशों में काम करने वाली कंपनियां। इसके अलावा बात करें कि दूसरा राज्येतर कर्ता कौन है, तो गैर सरकारी संगठन, यानी वे संगठन जो सरकारी संगठन नहीं है लेकिन फिर भी विश्व स्तर पर काम करते हैं, तो गैर सरकारी संगठन हो गए। इसके अलावा अंतर सरकारी संगठन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन।
अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो मैं इसका एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। जैसे इसकी अगर मैं बात करें तो जैसे आपको पता होगा सार्क, सार्क के बारे में आपको पता है? सार्क संगठन है, आसियान है, ओपेक है, ये गैर सरकारी यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों ने अपने गुट बनाए हुए, ये गुट विश्व स्तर पर काम करते हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने के लिए एक धार्मिक संगठन भी काम करते हैं, यानी धर्म से जुड़े संगठन। और धर्म से जुड़े संगठन अगर बनते हैं तो विश्व के विभिन्न धर्मों के अंतर्गत निवास करने वाले लोग अंतर्राष्ट्रीय धर्म से संबंधित अपने संगठन से जुड़ते हैं। और इस तरह से अगर बात करें तो जैसे क्रिश्चियन चर्च, तो क्रिश्चियन चर्च है वह क्रिश्चियन धर्म से संबंधित पूरे देश में फैले हुए लोगों को एकजुट रखता है। तो इसका मतलब ये विभिन्न देशों के मध्य धार्मिक स्तर पर काम करने वाला संगठन हो गया। इसके अलावा बात करें, जैसा कि आप समझ रहे हैं, तो विश्व हिंदू परिषद हो गया, विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद। तो ये वो फैक्टर है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाते हैं लेकिन गैर सरकारी संगठन है। तो एग्जाम में ये पहले ही डियर मैंने आपको कहा है कि एग्जाम के लिए मोस्ट है, पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता को समझाइए। तो पहला है राज्यकर्ता, यानी खुद एक राज्य प्रधान तत्व है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाता है। इसके अलावा राज्येतरकर्ता के रूप में मैंने आपको लिस्ट में रूप में बता दिया है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए ये आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए आतंकवादी संगठन भी है, ये जो आतंकवादी संगठन होते हैं ये अपने आतंकवाद को फैलाते हैं, तो इनकी आतंकवादी गतिविधियां विश्व के विभिन्न देशों में फैली होती हैं। और इस तरह से ये आतंकवादी संगठन है, ये विश्व में खतरनाक संबंध बनाते हैं, यानी संबंध तो बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाते हैं, लेकिन बहुत ही डेंजरस संबंध बनाते हैं। लेकिन ये भी एक ऐसे तत्व है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बी के कुमार ने बिल्कुल बढ़िया आंसर दिया है कि हाँ बिल्कुल, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये इसके अंदर आतंकवाद फलता फूलता है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। ऐसे और भी देश हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और इस तरह से उनकी आतंकवादी गतिविधियां दूसरे देशों में फैलती है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने वाले राज्येतरकर्ता, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने वाले राज्येतरकर्ता। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहे कि कुछ संगठन के नाम बताऊं तो संगठन के नाम लिख दीजिए, जैसे कि आपको पता होगा कुछ एक में बताऊं तो लिट्टे लिबरल इलम तमिल इलम, यानी अपना जो श्रीलंका के आसपास जो एक आतंकवादी गुट है वो हो गया। इसके अलावा हो गया जैसे अल कायदा हो गया, लश्कर वाला संगठन हो गया। तो ये ऐसे आतंकवादी संगठन है जो इनकी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करती हैं। तो अब मुझे ये बताइए डियर, आपको यहाँ तक समझ में आ गया है ना? अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो एक और आपको इम्पोर्टेंट बता देते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति क्या है, उसके अर्थ और तत्व क्या है, वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। और आप जो भी देख रहे हैं ना, अपने इस चैनल को लाइक भी कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए क्लास है और आप मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा आप मेरे लिए भी मेहनत करें, थोड़ा सा कष्ट देके कि अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर करें, इनवाइट करें, ठीक है। राष्ट्रीय शक्ति, तो राष्ट्रीय शक्ति के बारे में देखें तो पहला तो हम देखेंगे इसका अर्थ, फिर देखेंगे इसके फैक्टर तत्व और राष्ट्रीय शक्ति की लिमिट क्या है, यानी ये इंपॉर्टेंट देखेंगे। और वापस बता देता हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी जो आज मैं बताने वाला हूँ उसमें से हर एक में से एक ना एक इंपॉर्टेंट आएगा। धीरेन्द्र शास्त्री हेलो वेलकम, नितेश हेलो वेलकम। तो बिल्कुल सभी को शेयर और सभी इस क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये अपनी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्लास और थर्ड ईयर के लिए आज पहली क्लास है जो आपको इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहला बात करते हैं कि भाई राष्ट्रीय शक्ति क्या होती है।
राष्ट्रीय शक्ति क्या है? राष्ट्रीय शक्ति क्या है? अगर ऐसा आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? तो राष्ट्रीय शक्ति का मतलब होता है, राष्ट्रीय शक्ति वह शक्ति जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे देशों के कार्यों, व्यवहारों, नीतियों को प्रभावित और नियंत्रण करने की चेष्टा करता है। यानी एक देश के व्यवहार, कार्य, रणनीति जो दूसरों के कार्य, व्यवहारों और नीतियों को प्रभावित करें। ठीक है, पहला तो ये समझ लीजिएगा कि राष्ट्रीय शक्ति क्या है। मान लीजिए शक्ति से तो आपको पता है कि शक्ति वह तत्व है जो दूसरों को प्रभावित करती है। मान लीजिए फैक्ट्री में एक मालिक आता है, तो जैसे ही मालिक आया वहाँ के लोग जो है ऑटोमेटिकली काम कर लेते, आराम से बैठे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, तो फटाफट से उनका व्यवहार बदल जाएगा, काम बदल जाएगा, फटाफट से उनका व्यवहार बदल जाएगा, काम बदल जाएगा और नीति बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि शक्ति दूसरों के व्यवहारों को बदलने की काबिलियत होती है। शक्ति क्या है? दूसरों के व्यवहारों को बदलने की काबिलियत होती है। तो मेरी शक्ति ये है कि जैसे ही मैं आपको पढ़ाने जाऊं तो आप फटाफट से पढ़ने लग जाएंगे और समझने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे में ये पावर है कि मैं आपको एक इस तरह से पढ़ा लेता हूं कि आप खुद ब खुद अपने व्यवहार बदल लेते हैं, अपने कार्य बदल लेते हैं और समझने को तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह एक देश के कार्य, नीति, व्यवहार दूसरों को प्रभावित करे तो ये शक्ति का तात्पर्य होता है। ठीक है, और इस तरह से ये जो शक्ति के बारे में बात कही गई है ये मॉर्गेनथाउ ने कही है। ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए, ठीक है ना। मॉर्गेनथाउ ने कहा है कि शक्ति का मतलब है कि एक राष्ट्र के व्यवहार, कार्य और रणनीति दूसरों के कार्य और व्यवहार की रणनीति को प्रभावित करे, तो यही शक्ति है। जैसे मान लीजिए गब्बर सिंह आ गया, तो गब्बर सिंह अगर गांव में आया तो माँ बच्चे को कहेगी बेटा सो जा, गब्बर सिंह आ गया है। तो इसका मतलब गब्बर सिंह के कार्य व्यवहार से दूसरे लोगों के कार्य और व्यवहार प्रभावित होते हैं, तो शक्ति हुई कि नहीं हुई। तो इसी तरह अमेरिका की जो ताकत है उससे काफी देशों की नीतियां, कार्य और व्यवहार बदलती हैं, तो ये शक्ति कहलाती है। अंशुर राजपूत, हेलो, वेलकम डियर। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा बीए थर्ड ईयर के लिए कि शक्ति का क्या मतलब है। गब्बर का भय, हाँ बिल्कुल, गब्बर का भय, गब्बर आते तो अच्छे चौकिए ऐसे पसीने छूट जाते, तो इसका मतलब यहाँ पर शक्ति का प्रभाव दिख रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं शक्ति के तत्व। एग्जाम के लिए मोस्ट, ये आपने नोट कर लिया है। यानी किन ऐसे कौन कौन से तत्व है जो शक्ति को बनाते हैं, मेकिंग ऑफ पावर। जैसे आपके लिए आपका शक्ति का स्रोत क्या है? नॉलेज, ठीक है ना। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन चेंज द वर्ल्ड। तो इसका मतलब आपके लिए शक्ति का एक ही केंद्र बिंदु है, वो है नॉलेज, और जो मैं आपको दे रहा हूं, यानी आपको शक्ति संपन्न बना रहा हूं कि आप एग्जाम के पेपर को, यानी एग्जाम के पेपर को पूरी तरह से इतना कमजोर बना दे कि आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। यानी आप पेपर की खोपड़ी में छेद करोगे, कब करोगे? जब आपके पास शक्ति होगी, और ये शक्ति आपके क्या है? ज्ञान। तो आपके पास ज्ञान होना चाहिए, तभी आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन एग्जाम में कर पाएंगे। तो शक्ति के तत्व की बात करें, तो शक्ति के तत्वों की बात करें तो पहला तत्व है भूगोल। अब कहेंगे सर भूगोल क्या ज्योग्राफी की बात करें क्या? नहीं, भूगोल का मतलब यहाँ पर है कि शक्ति संपन्न होने के लिए एक राष्ट्र को भौगोलिक घटकों के साथ तालमेल बैठाना चाहिए। भूगोल यानी भौगोलिक। तो आप कहेंगे सर अभी भी क्लियर नहीं हुआ, व्हाट्सएप नंबर नरेंद्र एन बोराना, आपको व्हाट्सएप नंबर तो हाँ चलो ओके लिख लीजिए।
ठीक है, आगे बात करते हैं कि शक्ति के तत्व, भौगोलिक तत्व यानी शक्ति, एक देश के पास शक्ति हो उसके क्या फैक्टर है। तो पहला है भौगोलिक तत्व। क्या है? भौगोलिक तत्व। तो यहां पर जैसे मैं बात करूं तो भौगोलिक तत्व में 4 तत्व बताए गए। इस पहले के अंदर इसके 4 तत्व बता रहा हूं, जो नोट कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पहला जो तत्व है भौगोलिक तत्व के अंदर आता है क्षेत्रफल। एक देश जितना बड़ा होगा शक्ति भी उतनी ज्यादा होगी। होता है ना कि कहता है कि भाई हाँ वो देश तो उसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब कई बार तो ये भी समझा जाता है कि अगर किसी के पास ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र हो, ज्यादा बड़ा देश आकार में हो, तो वह शक्ति को अभिव्यक्त करता है। काफी बार ये देखा जाता है कि शक्ति के लिए भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल होता है, जितना ज्यादा क्षेत्रफल उतनी ज्यादा शक्ति होगी, ये कहा जाता है। ठीक है, लेकिन काफी बार ये भी होता है कि सिर्फ भौगोलिक क्षेत्र में क्षेत्रफल बड़ा होने से कोई शक्तिशाली नहीं बन जाता। क्यों? क्योंकि एक देश मान लीजिए कि अगर क्षेत्रफल में बड़ा है लेकिन वो पूरा रेगिस्तानी एरिया, तो काम आएगा। क्षेत्रफल बड़ा होने से शक्ति क्यों बढ़ती है? क्योंकि बड़ा क्षेत्रफल से वहां के प्राकृतिक संसाधन हैं वो लोगों की जरूरतें पूरी करते हैं। इसके अलावा जैसे बात करें दूसरा, तो जलवायु। अगर हम रशिया, बिल्कुल सही बात कही है, सही बात कही है। जलवायु ये बिल्कुल जरूरी है कि अगर एक देश के अंदर वहां की जो जलवायु लोगों के अकॉर्डिंग हो तो लोग वहां पे रहेंगे, लोग उन्नति करेंगे। लेकिन अगर एक देश की जलवायु उसके लोगों के विपरीत है तो वहां पर लोग नहीं रहेंगे, तो बिना लोगों के वह शक्ति संपन्न नहीं बन सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक बहुत ही कहते हैं मरुस्थलीय हवा चल रही हो, या ऐसा वातावरण, ऐसी जगह है जहां पर नमी बहुत कम हो, तो नमी बहुत कम हो ऐसे एरिया में लोग नहीं रहना चाहेंगे, क्योंकि जलवायु एक ऐसा तत्व है जो लोगों को बसाती है, और जब लोग एक जगह पर बसते हैं तो वो शक्ति को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इस्लाह आकृति। ये भौगोलिक तत्व में बता रहा हूं। इस्लाह आकृति यानी एक देश का इस्लाह आकृति कैसी है? देश से वो बिल्कुल एकदम समांतर वाला है, या बड़े बड़े पहाड़ ज्यादा है, खड्डे ज्यादा है, यानी उबड़ खाबड़ भौगोलिक क्षेत्र वाला कोई एरिया है। एक ऐसा देश जहाँ पे गड्ढे पहाड़ वगैरह बहुत है, मैदान कम है, तो फिर वो ऐसा देश अपने लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा देश है जहाँ की इस्लाह आकृति सही नहीं है तो फिर वहाँ से उत्पादन नहीं होगा, और उत्पादन नहीं होगा तो लोग वहाँ पे रहेंगे नहीं, और लोग नहीं रहेंगे तो वो देश है वो शक्तिशाली बन नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें चौथा जो पॉइंट है वो है अवस्थिति। यानी कोई देश किस जगह पे आया हुआ है। अगर बात करें एक देश ऐसी जगह पे आया हुआ है जिसके दो और पानी है और दूसरी ओर उसका देश दूसरे देशों से कनेक्ट होता है। अब जैसे एक और सिंपल बात करूं, ब्रिटेन के आप चारों तरफ पानी है, तो इस वजह से उसे बाहरी खतरा एक तो कम हुआ, और दूसरा उसका व्यापार किस पर टिकेगा? समुद्र के ऊपर टिकेगा, समुद्री व्यापार होगा। तो एक देश जिस तरह से कंडीशन में आया हुआ है उस अकॉर्डिंग वह देश शक्तिशाली होगा या कमजोर होगा, ये डिसाइड होता है। तो शक्ति के फैक्टर क्या होते हैं भौगोलिक के अंतर्गत, ये अलग अलग मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा अब बात करते हैं कि शक्ति का दूसरा जो तत्व है वो है प्राकृतिक संसाधन। ये पहला हो गया। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, भौगोलिक क्षेत्र की जैसे हम बात करें, ठीक है ना, तो भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि भौगोलिक क्षेत्र को मैंने समझा दिया। एक आपको पता है ना कि पैसा सबका मुंह खुलवा देता है, और पैसा कहाँ से आता है? देश के अंतर्गत जब प्राकृतिक संसाधन मौजूद हो तब उनसे पैसा बनता है। एक देश जो बड़ी भौगोलिक क्षेत्र है लेकिन उस देश के अंदर सिर्फ रेगिस्तानी इलाका ही है, तो वहां पर क्या प्राकृतिक संसाधन होंगे? कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, या इसके अलावा और भी जैसे यूरेनियम, या मतलब काफी, ये धरती सोना उगलती है। एक धरती के अंदर प्राकृतिक संसाधन मौजूद न हो, वो धरती, वो उसकी जमीन उपजाऊ न हो, तो वो उस देश के लिए अगर
सपोर्ट ना करे तो वो कमजोर हो जाएगा। तो एक देश शक्ति संपन्न होगा, उसका रीजन है कि उस देश में प्राकृतिक संसाधन ज्यादा होने चाहिए। उस देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए उस देश की धरती से सोना उगले इतना संसाधन होना चाहिए, तो वो शक्तिशाली होता है। जैसे बात करें कि इराक, ईरान वगैरह जो ये है, सऊदी अरब है, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों के रूप में पेट्रोलियम भंडार है। तो ये पेट्रोलियम भंडार वहाँ होना उसकी शक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि विश्व के विभिन्न देश इनके पेट्रोल के ऊपर निर्भर है। तो इसका मतलब ये खुद ब खुद शक्तिशाली हो गया, क्योंकि प्रकृति ने उसको प्राकृतिक वरदान दिया है, पेट्रोलियम का भंडार दे दिया। तो इस तरह से प्राकृतिक संसाधन होना न होना शक्ति को अभिव्यक्त करता है। समझ में आ गया? इसके अलावा क्योंकि प्राकृतिक संसाधन में से सिंपल सी बात करें कि क्या होता है, एक तो खाद्य सामग्री निर्भर करती है, ठीक है। इसके अलावा कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु, यूरेनियम, थोरियम, ये जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं प्राकृतिक संसाधन के रूप में, ठीक है ना। क्योंकि एक देश तभी विकसित होता है जब उसके पास पर्याप्त रूप में संसाधन हो, यानी प्राकृतिक संसाधन हो, और ये प्राकृतिक संसाधन यानी कच्चा माल वगैरह, ठीक है। तो ये आप चीज़ समझ गए हैं, बिल्कुल आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। तो इसके अलावा हम आगे बात करें कि शक्ति का तीसरा तत्व जनसंख्या, आप इससे बिल्कुल वाकिफ होंगे कि जिस देश के पास जनसंख्या ज्यादा हो, कहते हैं संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। तो इसका मतलब किसी देश के अंतर्गत जनसंख्या प्राप्त होना शक्ति को अभिव्यक्त कह रहा। और यहाँ पे कहा गया कि शक्ति का तत्व यानी शक्ति के कर्ता, या यहाँ पर यही पॉइंट है कि शक्ति के तत्व कौन से? तो जनसंख्या एक ऐसा तत्व है जो शक्ति को अभिव्यक्त करता है, लेकिन हर बार नहीं। क्योंकि अगर आपने देखा हो कि कोई देश ज़्यादा जनसंख्या वाला होते हुए भी शक्तिशाली नहीं है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या उस देश के ऊपर बोझ भी बनती है कभी कभार। जैसे भारत की जनसंख्या जरूर से ज़्यादा है, तो सभी को पर्याप्त खाना, संसाधन, सुविधा नहीं मिल पाती है। तो इस तरह से वह देश लोगों की ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे शक्तिशाली होगा? तो ज़्यादा जनसंख्या होना भी शक्ति का कारण नहीं बनता है, लेकिन ज़्यादातर ये माना जाता है कि ज़्यादा शक्ति होना, ज़्यादा जनसंख्या होना एक शक्ति का स्रोत, एक शक्ति का फैक्टर माना जाता है। तो ये एक हद तक सही है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करें जनसंख्या, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जनसंख्या शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत होती है। नेक्स्ट बात करें तकनीकी। आज के ज़माने में तकनीकी शक्ति का फैक्टर एक तत्व बन गई है। जो देश तकनीकी के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, प्रौद्योगिकी के मामले में एडवांस है, तो वो दूसरे देशों पे राज करता है। क्या करता है? राज करता है। क्योंकि आज की ये जो लाइफ है वह टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। आजकल आपने देखा होगा काफ़ी एडवांस चीज़ें हो गई है। एक देश मान लीजिए अगर छोटा है, जनसंख्या कमजोर है, तो टेक्नोलॉजी के मामले में इतने शक्तिशाली हथियार, संसाधन, सॉफ्टवेयर बना ले कि वह दूसरों पर अधिकार कर सकता है, दूसरों के सॉफ्टवेयर या दूसरों के सिस्टम को हैक कर सकता है। तो ये तकनीकी के मामले में, यानी आजकल कोई देश शक्तिशाली हो, उसका रीजन है कि उसके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, वो भी एडवांस। टेक्नोलॉजी के बलबूते पर कोई भी देश राज कर सकता है, ठीक है ना। तो ये शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है कि तकनीकी, जो देश तकनीकी के मामले में आगे होगा वह दूसरे देशों पे राज कर सकता है। और तकनीकी विभिन्न तरह की हो सकती है, जैसे टेक्नोलॉजी के आर्थिक तकनीकी हो गई, राजनीतिक तकनीकी होगी, प्रौद्योगिकी तकनीकी, व्यापार के मामले में तकनीकी, हर क्षेत्र में एडवांस होना ये तकनीकी को बताता है। सिर्फ सॉफ्टवेयर तकनीकी की मैं बात न करूं, ठीक है ना। इसके अलावा पांचवा है विचारधारा। आपने देखा होगा आतंकवादी होते व्यक्ति हैं, लेकिन उनका ब्रेन जो था, दिमाग, उसको वॉच कर लिया, साफ कर लिया जाता है, और उसके दिमाग में ऐसी चीजें, ऐसा विचार उत्पन्न कर दिया जाता है कि वो मरने तक को तैयार हो जाता है। जैसे आपको पता होगा अमेरिका में 9/11 की जो घटना थी, उसमें आतंकवादियों ने सीधा बिल्डिंग के अंदर वो हवाई जहाज घुसा दिया था। उनको ये डर नहीं लगा कि भाई मैं सीधा एरोप्लेन हवाई जहाज में, मतलब बिल्डिंग में घुसाऊंगा तो मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन नहीं,
उनके अंदर ऐसी विचारधारा उत्पन्न कर दी कि वो बस उसके दिमाग में जुनून सवार हो गया कि मुझे तो बस ये करना है। तो यहाँ पर शक्ति का एक और फैक्टर होता है विचारधारा। विचारधारा यानी ऐसे विचार जो किसी भी देश को शक्तिशाली बना देते हैं। जैसे मैं कुछ एक एग्जाम्पल आपको बताऊं जिससे आपको पता चले। जैसे साम्यवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा के साथ समाजवादी विचारधारा हो गया या फाशीवादी विचारधारा हो गई। तो ये ऐसी विचारधारा है जिसके आधार पर किसी समय में किसी शासन व्यक्ति विशेष ने राज किया है। तो विचारधारा भी काफ़ी देशों को शक्ति संपन्न बना सकती है या फिर गिरा सकती है। जो विचारधारा, सर सेकंड पेपर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराओगे सर? सेकंड यानी अगर आप कह रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर का तो वो तो शाम को होगा, और अगर बीए फाइनल की बात करें तो बिल्कुल इसके बाद उसका भी करवा देंगे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो नेक्स्ट है राष्ट्रीय मनोबल। राष्ट्रीय मनोबल, इसको ध्यान रखिएगा। अपना अपना लक्ष्य, बिल्कुल सही बात है बीके कुमार। ओके, आगे ध्यान रखिए राष्ट्रीय मनोबल। तो मनोबल राष्ट्रीय शक्ति का एक प्रभावकारी तत्व होता है। राष्ट्रीय मनोबल से उत्पन्न होता है राष्ट्रवाद। आपको पता है अंग्रेजों ने हमें क्यों लूटा, अंग्रेजों ने हमें क्यों बर्बाद किया? क्योंकि हम एकजुट नहीं थे, हम बिखरे हुए थे। लेकिन हमने आज़ादी क्यों प्राप्त की? क्योंकि हम सभी देश एक राष्ट्र के नाते एक साथ इकट्ठे हुए। हमें आज़ादी चाहिए थी। सभी भारत के सभी लोगों के मन में एक चीज़ हो गई कि हमें इस गुलामी से मुक्त होना है। तो सभी लोगों ने या सभी लोगों के मन में एक राष्ट्रवाद भावना पैदा हुई कि हमें इस देश को बचाना है और इस देश को आज़ाद करना है। तो इस तरह से ये जो राष्ट्रवादी भावना थी वह उत्पन्न होने से एक देश ने क्रांति की और एक देश ने आज़ादी प्राप्त की। तो मतलब यहाँ पर है कि राष्ट्रीय मनोबल, एक देश के नागरिक उस देश के प्रति कितना श्रद्धा भाव, एक देश के प्रति कितना कर्तव्य भावना रखते हैं, एक देश के लिए कितना मनोभाव उनके मन में है। तो ये लोगों का उस देश के प्रति समर्पण ही उस देश को शक्तिशाली बनाता है। तो यानी यहाँ तक जो मैंने आपको बताया वो मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि एक राष्ट्र की क्या शक्तियाँ होती हैं। इसके अलावा होते हैं नेतृत्व और कूटनीति। तो देखिए नेतृत्व यानी लीडरशिप। एक देश जैसे मान लेते हैं ना कि आपको पता होगा कि अगर बड़ी संख्या युद्ध, बड़ी सेना युद्ध के लिए जा रही है लेकिन उसका सेनापति अगर कमजोर हो, फुट्टू टाइप का हो, तो इतनी बड़ी विशाल सेना भी कम सेना के सामने हार जाएगी। इसका रीजन ये होता है लीडर। तो एक देश तभी शक्तिशाली संपन्न बन सकता है, तभी उसके पास शक्ति रह सकती है जब देश को चलाने वाले जो व्यक्ति है उनमें लीडरशिप गुण होता चाहिए। एक लीडर अपने कम संसाधनों के बलबूते भी बड़ा से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकता है। तो एक देश तभी शक्ति संपन्न हो सकता है, एक देश के पास तभी शक्ति आ सकती है जब देश को चलाने की बागडोर किसी महत्वपूर्ण, विवेक और प्रभावशाली लीडरशिप वाले व्यक्ति के पास हो। तो एक देश की शक्ति का कारण ये भी होता है कि इस देश को चलाने के लिए ताकत किसका, जैसे आपने देखा होगा कि हिटलर है, मुसोलिन है, या हम बात करें और भी जैसे आपने देखे होंगे। तो ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने बलबूते पर पूरे राष्ट्र को जिताने तक की पावर रखी थी। अपने लीडर, अपने एक व्यक्तित्व गुण के कारण उन्होंने काफ़ी विजय फतह की थी, काफ़ी विजय प्राप्त कर ली थी। तो यहाँ पर ये कहेंगे कि नेतृत्व एक ऐसा गुण है जो शक्ति को अभिव्यक्त करता है। और कूटनीति, कूटनीति यानी रणनीति, जिसके जरिए कोई देश कम प्रभावशाली होते हुए भी अपनी कूटनीति के बलबूते पर राष्ट्र के ऊपर राज कर सकता है। तो आज की क्लास में मैंने आपको जो बताया है वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा था अपनी क्लास 1 घंटा 15 मिनट की होगी, तो 1 घंटा 15 मिनट हो चुका है। और आज मैंने आपको ये बता देता हूँ कि क्या मैंने आपको पूरा करवा दिया है। मैंने आपको डेड यूनिट पूरी करवा दी है, ठीक है ना, डेड यूनिट पूरी करवा दी है। इसी तरह से हम बढ़ते जाएंगे और अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे और अपना कहने का शक्ति संपन्न बनना है। क्या बनना है? हमें शक्ति संपन्न। हमें एक पेपर की खोपड़ी में छेद करना है, तो उसके लिए हमें ताकत चाहिए, और हमारी ताकत है नॉलेज, ज्ञान।
तो ज्ञान तब आएगा जब आप उसके लिए प्रयास करेंगे, लगन मेहनत करेंगे। तो बिल्कुल आपकी इस मेहनत को साकार बनाने में कंटिन्यू आपके साथ आता रहूँगा, और जब भी लाइव क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम पर। तो जब भी आपको थर्ड ईयर का नोटिफिकेशन मिले आप तैयार हो जाइएगा पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं दोबारा आपसे अपनी महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लविंग दिस वीडियो। सभी को शेयर कीजिएगा, क्लास को पसंद कीजिएगा, और आप इस तरह से बने रहिएगा ताकि हमें पढ़ने का और आनंद आए, पढ़ाने का और आनंद आए। थैंक यू गाइज।